नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेएमडी कोचिंग सेंटर पर। आपको पता है कि हमने जियोग्राफी की न्यू क्लासेस स्टार्ट की है, तो जिसके अंदर हमने पहला पार्ट यानी कि मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उसका हमने पहला चैप्टर के एक पार्ट हमने डाल दिया है। जो दूसरा पार्ट है आज हम कंप्लीट करेंगे उसका, जिसके अंदर आपके क्या बताया गया है कि हम कुछ विचारधाराएं थी उनके बारे में जानेंगे आज। क्योंकि इससे पहले वाले अगर पार्ट आपको देखना है उसके अंदर मैंने बताया है कि कौन कौन सी परिभाषा किन किन व्यक्तियों ने दी थी, मानव भूगोल क्या है और उसके अलावा मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में उस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बता दिया है। अब हम आगे इस पार्ट को लेकर चलते हैं, यानी कि इस चैप्टर को हम आगे लेकर चलते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले जो संकल्पना दी गई थी, वो संकल्पना थी हमारी पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद को नीतिवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीतिवाद भी कहा जाता है। और उसके अलावा आपसे चाहे पर्यावरणीय निश्चयवाद पूछा जाए, चाहे आपसे पूछ लिया जाए मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। चाहे आपसे पर्यावरणीय निश्चयवाद पूछा जाए, चाहे आपसे नीतिवाद पूछा जाए, चाहे आपसे मानव का प्रकृतिकरण पूछा जाए, दोनों का आंसर एकदम सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि सबसे पहले की संकल्पना के अंदर क्या क्या बताया गया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद संकल्पना अर्थात मानव का प्रकृतिकरण क्या बोलता है, यानी कि मानव का इसमें क्या हो जाता है, प्रकृतिकरण हो जाता है। यानी मानव जो है वो प्रकृति के अनुसार रहता है। किसके अनुसार रहता है? प्रकृति के अनुसार रहता है, जिसके अंतर्गत मानव के अंदर प्रकृति को लेकर क्या होता है, डर होता है। क्या होता है? डर होता है। और ये जो मनुष्य होता है वो इसमें प्रकृति के प्रकोप से डरता है। प्रकृति की पूजा भी इसके अंतर्गत की जाती है। तो बात करते हैं हम कि इसके अंदर क्या कुछ आपको बताया जाएगा। इसमें मानव समाज जो होता है वो कैसा होता है? मानव समाज जो होता है वो आदिम होता है। कैसा होता है? आदिम। मानव समाज आदिम होता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सर्वोपरि इसके अंदर किसको रखा जाता है? सर्वोपरि स्थान पर। किस पर? सर्वोपरि स्थान पर यहाँ प्रकृति को रखा जाता है, क्योंकि प्रकृति इसमें सर्वोपरि होती है। प्रकृति की प्रबल शक्तियां होती है। मनुष्य के अंदर प्रकृति को लेकर एक भय होता है, एक डर होता है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान पर हम बात करते हैं तो द्वितीय स्थान पर मानव को रखा जाता है। इसके अंदर किसको रखा जाता है? द्वितीय स्थान पर मानव को रखा जाता है। यानी कि पहले नंबर पर प्रकृति और दूसरे नंबर पर मानव को रखा जाता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, हमारे प्रकृति की पूजा भी की जाती है। मनुष्य इसके अंतर्गत प्रकृति की पूजा करता है। और फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कि मानव जो होता है वो अपने जीवन यापन के लिए, मानव जो होता है वो अपने जीवन यापन के लिए, मानव अपने जीवन यापन हेतु किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। किस पर? प्रकृति पर निर्भर करता है। मनुष्य जो है वो अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात हम बात करेंगे तो मनुष्य का जो जीवन यापन है वो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा ही अपने दैनिक दिनचर्या को सुचारू रूप से कर पाता है। यानी कि उसका जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति से प्राप्त चीजों का वो उपभोग करता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य के मन के अंदर एक प्रकृति को लेकर डर होता है, उसके मन में एक भय होता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। इसके अंतर्गत मनुष्य को प्राकृतिक नियमों की जो समझ होती है वो कम होती है। प्राकृतिक नियमों की समझ क्या होती है? कम होती है। प्राकृतिक नियमों की समझ क्या होती है? कम होती है। फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि प्राकृतिक नियमों की समझ अगर इसके अंतर्गत कम है तो फिर प्रकृति का जो ज्ञान है, यानी प्रौद्योगिकी का जो स्तर है, प्रौद्योगिकी का जो स्तर है, जब मानव आदिम में था, आदिम समाज में था, तो उस समय प्रौद्योगिकी का स्तर जो था वो कैसा था? प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। कैसा था? निम्न था। प्रकृति का
ज्ञान कम था, यानी प्राकृतिक नियमों का ज्ञान मनुष्य को कम था, इसलिए प्रौद्योगिकी का स्तर भी क्या है, यहाँ पर निम्न था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि तकनीकी का स्तर या फिर प्रौद्योगिकी का स्तर दोनों एक ही बात होती है, दोनों निम्न है। और फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्थलाकृतियां। कुछ प्राकृतिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, प्राकृतिक स्थलाकृतियों का प्राकृतिक स्थलाकृतियों का निर्माण भी इसके अंतर्गत होता है। प्राकृतिक स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं तो पहाड़, मैदान, पठार और उसके अलावा घाटियां, नदी घाटियां जो होती है, नदी घाटियां, ये सभी प्राकृतिक स्थलाकृति है जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, प्रकृति के द्वारा किया जाता है। यानी कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण कौन करता है, प्रकृति करती है, जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां कहलाती है। इसके अंतर्गत तो मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता है, मनुष्य इन चीजों का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीजों का निर्माण कौन करती है, प्रकृति करती है, अपने अनुसार करती है। तो वापिस एक बार हम देख लेते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसको नीतिवाद भी कहा जाता है, इसको मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, मानव समाज जो होता है वो आदिम होता है। कैसा होता है, आदिम होता है। सर्वोपरि स्थान पर किसको रखा जाता है, प्रकृति को रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय स्थान पर किसको रखा जाता है, मानव को रखा जाता है। जीवन यापन हेतु मनुष्य जो है वो किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। प्राकृतिक नियमों का ज्ञान भी मनुष्य को क्या होता है, कम होता है। प्राकृतिक नियमों की जो समझ होती है वो कैसी होती है, कम होती है। और अगर प्राकृतिक नियमों की समझ कम होगी तो फिर क्या होगा, प्रौद्योगिकी का स्तर भी क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा, निम्न होगा। इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। पहाड़, मैदान, पठार और नदी घाटियां, इनका निर्माण होता है। और यहाँ पर एक और आवश्यक पॉइंट है कि यहाँ पर नितांत आवश्यकता की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है, नितांत आवश्यकता, नितांत आवश्यकता की स्थिति। यहां पर नितांत यानी कि पूर्णतः जो मनुष्य होता है उसको आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रकृति की। किसकी आवश्यकता होती है, प्रकृति की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे नितांत आवश्यकता की स्थिति भी कहा जाता है। और यहाँ पर मनुष्य जो है वो पूर्णतः किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जब भी बाढ़ या सूखा जैसी कोई भी समस्या होती है तो मनुष्य के मन में एक भय रहता है, ठीक है। या फिर वर्षा अधिक भी हो जाती है तो ये चीज भी बोली जाती है कि इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए हैं। और उसके अलावा सूखा पड़ गया तो भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। यानी प्रकृति को भगवान के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है, प्रकृति को भगवान के रूप में देखा जाता है। प्रकृति का प्रकोप होता है मनुष्य के अंदर। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो विचारधारा है अपनी, या फिर जो नेक्स्ट संकल्पना है वो कौन सी है, संभववाद। नेक्स्ट जो है वो संभववाद है। संभववाद जो विचारधारा है वो भी इसके बाद की विचारधारा है, जिसके अंतर्गत सर्वोपरि स्थान पर किसको रखा गया है, मानव को रखा गया है। उसके अंतर्गत मानव को सर्वोपरि रखा गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट संकल्पना की। जो नेक्स्ट संकल्पना है वो हमारी क्या है, संभववाद। इसको क्या बोला जाता है, संभववाद। संभववाद को संभावनावाद भी कहा जाता है। क्या बोल, संभावनावाद भी कहा जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि संभववाद विचारधारा को समझाइए तो उसके अपने महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे अभी। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इसको एक और नाम दिया जाता है जो बोला जाता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण जो है, प्रकृति का मानवीकरण जो है, यानी कि नाम से पता चल रहा है प्रकृति अब
किसके अनुसार चेंज हो जाएगी? मानव के अनुसार। प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा, यानी कि मनुष्य अब उसके अंदर चेंज करके अपना अनुसार उसको परिवर्तित करेगा। क्या करेगा? उसको अपने अनुसार परिवर्तित करेगा। मैंने आपको यानी 3 वो परिभाषाएं बताई थी। उस परिभाषा के अंदर क्या था? एक तो लेटजेल की थी, एक एलन सैंपल की थी और एक पॉल विडाल डी लाप्लास की थी। उसके अंतर्गत मनुष्य और ये जो पृथ्वी या फिर जो पर्यावरण है उसके बीच में अंत्य क्रियाओं का जिक्र किया गया है, और वो अंत्य क्रिया ही इसके अंतर्गत आपके बताई जा रही है कि प्रकृति और मानव के बीच ही क्या होगी? अंत्य क्रियाएं होगी। ठीक है, तो ध्यान देते हैं अब हम कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि मानव, यहां पर क्या होगा कि मानव और प्रकृति के मध्य अंत्य क्रिया, मानव और प्रकृति के मध्य जो अंत्य क्रिया है वो क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। मानव और प्रकृति के मध्य अंत्य क्रिया जो है वो अधिक होगी। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वोपरि स्थान जो है, यानी कि सबसे ऊपर किसको रखा जाता है? तो यहाँ पर सबसे ऊपर रखा जाता है मानव को। किसको रखा जाता है? मानव को रखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय स्थान पर। कौन से स्थान पर? द्वितीय स्थान पर किसको रखा जाता है? यहाँ पर द्वितीय स्थान पर यहाँ पर रखा जाता है प्रकृति को। किसको? प्रकृति को। मनुष्य के अंदर अब देखो, अब मनुष्य में प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा। अब मनुष्य प्रकृति से नहीं डरेगा और वो उसके अंतर्गत क्या करेगा? मानव और प्रकृति के मध्य अंत्य क्रियाएं क्या होगी? अधिक होगी। अंत्य क्रियाएं अधिक होगी, यानी कि मनुष्य के अंदर प्राकृतिक नियमों की समझ बढ़ेगी। प्राकृतिक नियमों की समझ, प्राकृतिक नियमों की समझ बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। प्राकृतिक नियमों की समझ बढ़ेगी। प्राकृतिक नियमों की समझ अगर बढ़ेगी तो प्रौद्योगिकी का स्तर भी क्या होगा? धीरे धीरे उच्च हो जाएगा। प्रौद्योगिकी का जो स्तर है, प्रौद्योगिकी का स्तर जो है वो उच्च हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं फिर जो मनुष्य होगा वो अपने अनुसार प्रकृति में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। अगर प्रौद्योगिकी का स्तर उच्च हो जाएगा, प्राकृतिक नियमों की समझ हो जाएगी, तो मनुष्य जो होगा वो प्रकृति में अपने अनुसार क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। और वो परिवर्तन इतने अधिक करेगा कि प्रकृति को इससे नुकसान भी पहुंच सकते हैं। एक लिमिट तक अगर वो परिवर्तन करेगा तो वो अच्छा है, अगर वो उससे अधिक परिवर्तन करेगा तो ये हमारे पूरे पृथ्वी के लिए या फिर संपूर्ण समाज के लिए, जो भी जीव जंतु और सभी के लिए ये नुकसानदायक ही होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। प्रौद्योगिकी का स्तर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या होता है? प्रकृति में परिवर्तन भी मनुष्य अधिक करेगा। और उसके अलावा बात करते हैं तो सांस्कृतिक स्थलाकृतियों के निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सांस्कृतिक। इसके अंतर्गत किसका निर्माण होगा? सांस्कृतिक स्थलाकृतियां। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और वो सांस्कृतिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी होगी? जैसे हम बात करते हैं सांस्कृतिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हो सकती है? तो आपकी हो सकते हैं खेल। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं तो ये जो चारागाह होते हैं ना, चारागाह वगैरह, झीलें जो होती है, या फिर उसके अलावा बात करते हैं हम उद्यान वगैरह जो होते हैं। क्या होते हैं? उद्यान वगैरह जो होते हैं। तो खेत, चारागाह और उद्यान, ये जो होती है ये सांस्कृतिक स्थलाकृतियां होती है, जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी जो है वो संभववाद संकल्पना है। कौन सी संकल्पना है? संभववाद संकल्पना है, जिसके बारे में हमने निम्न ये जो पहलू है इनके ऊपर अपनों ने ध्यान दिया है। बात करते हैं, एक बार वापस इसको देख लेते हैं कि मानव और प्रकृति के मध्य अंत्य क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। वहां पर बात करते हैं कि यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में
मनुष्य या मानव और प्रकृति के मध्य अंत्यक्रियाएं कम होती है, लेकिन यहाँ पर अंत्यक्रियाएं क्या होती है, अधिक होती है। फिर बात करते हैं सर्वोपरि स्थान के ऊपर किसको रखा जाता है, मानव को रखा जाता है। द्वितीय स्थान पर किसको रखा जाता है, प्रकृति को रखा जाता है। प्राकृतिक नियमों की समझ क्या होगी, यहाँ पर प्राकृतिक नियमों की समझ बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर प्रौद्योगिकी का स्तर भी क्या होगा, फिर उच्च होगा, स्तर क्या होगा, उच्च होगा। जैसे ही प्राकृतिक नियमों की समझ बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी का स्तर भी क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। उच्च होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे प्रौद्योगिकी का स्तर उच्च होगा, प्राकृतिक नियमों की समझ बढ़ेगी, तो प्रकृति में मनुष्य क्या करेगा, अपने अनुसार परिवर्तन करेगा। क्या करेगा, अपने अनुसार परिवर्तन करेगा। बात करते हैं इसके अंतर्गत सांस्कृतिक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिनका निर्माण मनुष्य करता है। कौन करता है, मनुष्य करता है। खेत, चारागाह और उद्यान वगैरह और भी बहुत सी चीजें होती है जिनका निर्माण जो है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो स्थिति होती है वो होती है नितांत, यहाँ पर नितांत स्वतंत्रता, यहाँ पर नितांत स्वतंत्रता की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, नितांत स्वतंत्रता की स्थिति होती है। अर्थात यहाँ पर मनुष्य को पूर्णतः क्या माना जाता है, स्वतंत्र माना जाता है। मनुष्य चाहे तो जिस मर्जी तरीके से अपने प्रकृति में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ये जो परिवर्तन होते हैं वो प्रकृति को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वो इतने ज्यादा परिवर्तन करने लग जाता है कि जिससे प्रकृति को क्या पहुंचते हैं, नुकसान पहुंचते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो आपको वापस समझ आ गया होगा कि नितांत स्वतंत्रता की स्थिति क्या है, जिसमें मनुष्य को अत्यधिक क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। ये देखो अपने अनुसार क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। और मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो प्रकृति में अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट संकल्पना है, उससे भी पहले एक बात और कि इसका जो समर्थक है, कौन समर्थक इसका कौन है, पोल विडाल डी ला ब्लाश। इसका जो समर्थक है वो पोल विडाल डी ला ब्लाश है। वो जो विचारधाराएं थी, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो समर्थक है वो रेंचल है, और साथ में कौन है, एलन सी सैंपल है। ये आपने बातें याद करनी है, मैं लिखवाना भूल गया था, तो आपने ये बातें याद रखनी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि पर्यावरणीय निश्चयवाद संकल्पना को बताइए, तो मैंने आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, जो बातें बताई हैं, आपने सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देना है, आपको पूर्णतः नंबर मिल जाएंगे, कोई भी आपके नंबर कट नहीं कर सकता है। ठीक है, समर्थक की बात करते हैं, पोल विडाल डी ला ब्लाश है, और वहां पर पर्यावरणीय निश्चयवाद के रेंचल और एलन सी सैंपल है। अब हम नेक्स्ट विचारधारा के ऊपर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो विचारधारा है वो हमारी क्या है, नव निश्चयवाद। कौन सी विचारधारा है, नव निश्चयवाद है। नव निश्चयवाद जो है वो इन दोनों ही विचारधाराओं को खारिज करती है। क्या करती है, खारिज करते हुए अपनी एक अलग ही व्याख्या को प्रस्तुत करती है। एक बोलता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या बोलता है कि यहाँ पर प्रकृति क्या है, प्रबल है, प्रकृति की शक्तियां जो है वो प्रबल है। और वहीं पर संभववाद की बात करते हैं तो संभववाद ये वाली बात बोलता है कि यहाँ पर मनुष्य की जो शक्ति है वो प्रबल है, मनुष्य को यहाँ पर प्रबल माना जाता है संभववाद में। लेकिन पर्यावरणीय निश्चयवाद बोलता है कि न तो प्रकृति प्रबल है और न ही मनुष्य प्रबल है। ठीक है, यहाँ पर प्रबल क्या है, दोनों ही अपने अंदर संतुलन बिठाकर काम करते हैं। क्या करते हैं, दोनों ही अपने अंदर संतुलन बिठाकर काम करते हैं। तो विचारधारा का नाम क्या है, नव निश्चयवाद। विचारधारा कौन सी है, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद विचारधारा के बारे में अब हम जानेंगे। नव निश्चयवाद विचारधारा जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रुको और जाओ। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है इसे। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से इसे जाना जाता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं तो इसका जो ये जो विचारधारा है इसका प्रतिपादन किसने किया था, इस विचारधारा का जो प्रतिपादक है वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। कौन है, ग्रिफिथ टेलर।
ग्रिफिथ टेलर ने ये जो परिभाषा है वो प्रस्तुत की थी। उसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें ये जो है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद, क्या पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग का कार्य करती है। क्या करती है? मध्य मार्ग का कार्य करती है, यानी कि दोनों विचारधाराओं को आपस में मिलाकर एक नई विचारधारा का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसको क्या बोला गया? नव निश्चयवाद कहा गया। क्या कहा गया? नव निश्चयवाद कहा गया। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग का क्या करती है? कार्य करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये संकल्पना जो है वो क्या बताती है? न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, स्वतंत्रता की स्थिति है। इस विचारधारा में क्या बताया गया है? न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। मनुष्य प्रकृति भी यहाँ पर प्रबल नहीं बताई गई है और ना ही यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र भी नहीं है। मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र भी नहीं है। मनुष्य अपने मर्जी यानी कि अपने फायदे के लिए किसी भी तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सिर्फ क्या किया जाएगा? देखो, रुको और जाओ इसको क्यों कहा जाता है? पहले प्रकृति क्या करेगी? रोकेगी। ये जो विचारधारा है वो पहले मनुष्य को रोकेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रोकने का काम किसका होता है? रेड लाइट का। किसका? रेड लाइट का। रेड लाइट क्या करेगी? रोकेगा इसको, और रोकने के बाद इसको ग्रीन लाइट जो होती है वो क्या है? जाओ। ग्रीन लाइट ट्रैफिक रूल्स तो आपको पता ही होंगे। तो रेड लाइट यानी कि रुको और ग्रीन लाइट यानी कि जाओ। तो पहले प्रकृति रोकेगी, जैसे ही पता लगेगा कि जैसे लाल बत्ती दिखा दी है कि नहीं, अभी नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन प्रकृति में नहीं करना है। लेकिन जैसे प्रकृति को लगेगा कि अब आप जा सकते हो, अब आप थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन वो परिवर्तन इस तरीके से होने चाहिए कि जिससे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, तो वो जो परिवर्तन है वो करेंगे उसके अंदर। तो इसलिए ये जो संकल्पना है वो क्या बोलेगी? नहीं, प्रकृति जो है वो क्या बोलेगी? अब ग्रीन लाइट है, आप जा सकते हो। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत सिर्फ इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात और इसके अंतर्गत क्या बताई गई है वो देखो कि यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके भी हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति पर नियंत्रण ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रकृति पर नियंत्रण ला सकते हैं हम प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उनका हमें अनुपालन करना पड़ेगा, और अनुपालन करके भी हम प्रकृति पर क्या कर सकते हैं? नियंत्रण ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? नियंत्रण ला सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ग्रिफिथ टेलर जो है वो इसके समर्थक है। तो ये विचारधारा के अंदर भी सिर्फ इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये विचारधारा अपनी क्या होती है? समाप्त होती है। तो बाकी हम अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इस चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट हो रह गया है, फिर उसके बाद ये अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर डिवाइड किया गया है। ओके, तो आज की हमारी जो क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू।